हमें अर्थ के सरफेस पर अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स दिखाई देते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एटसेट्रा। लैंड के ये फॉर्म क्रिएट होते हैं थ्रू नेचुरल फोर्सेस या जिन्हें जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस भी कहा जाता है। इन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में शामिल है एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। एंडोजेनिक प्रोसेसेस के थ्रू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं या वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, जिससे लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। जबकि वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन और डिपोजिशन एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हैं। वेदरिंग के थ्रू अर्थ के सरफेस पर रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है। देन इरोजन के थ्रू बहुत से इरोजनल एजेंट्स जैसे कि रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, विंड एटसेट्रा मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। और जब इन इरोजनल एजेंट्स की वेलोसिटी लूज होने लगती है, तब मटेरियल का डिपोजिशन होने लगता है। अब इरोजन और डिपोजिशन के थ्रू हमारे अर्थ का सरफेस कंटिन्यूअसली इवॉल्व होता है। पर कैसे? इसे जानने के लिए आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर 7, लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। इस चैप्टर में हम उन लैंडफॉर्म्स के बारे में जानेंगे जो क्रिएट होते हैं इरोजन एंड डिपोजिशन की वजह से। इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट जैसे कि रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, वेव्स एंड करंट्स और विंड के एक्शंस किस तरह अर्थ के सरफेस को चेंज करते हैं। बट ये जानने से पहले हम शुरुआत करेंगे एक क्वेश्चन से कि लैंडफॉर्म्स किसे कहा जाता है और लैंडफॉर्म्स लैंडस्केप से किस तरह अलग होते हैं। What is a landform? Small to medium tracts or parcels of the earth's surface are called landforms। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही जाना कि अर्थ के सरफेस पर डिफरेंट एजेंट्स काम करते हैं जो अर्थ के सरफेस को चेंज कर देते हैं, और ऐसा होता है मेनली दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस की वजह से, इरोजन एंड डिपोजिशन, जिनके जरिए अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। अर्थ के सरफेस का कोई भी स्मॉल या मीडियम टुकड़े को लैंडफॉर्म कहा जाता है। अब उस लैंडफॉर्म की अपनी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। वो अपने आसपास के एरिया से ऊंचा हो सकता है, नीचा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, जो अर्थ के सरफेस का एलिवेटेड पार्ट होता है, जबकि वैलीज माउंटेन और हिल्स के बीच में लाए करने वाला लो लेइंग एरिया होता है। प्लेट्यू एक लैंड का एलिवेटेड हिस्सा जिसका टॉप फ्लैट होता है। मेनली लैंडफॉर्म अर्थ के सरफेस के इंडिविजुअल कंपोनेंट होते हैं। इनके स्पेसिफिक शेप और स्ट्रक्चर होता है जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू क्रिएट होता है। अब अगर बहुत सारे रिलेटेड लैंडफॉर्म्स को एक साथ मिला दिया जाए तो वो बनता है लैंडस्केप। लैंडस्केप्स आर द लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। बेसिकली ये अर्थ के सरफेस का लार्ज ट्रैक्ट मींस बड़ा हिस्सा होता है। एग्जाम्पल के लिए माउंटेन्स की पीक, रिजेस, वैलीज एंड फॉथल्स एक साथ मिलकर ये पूरा माउंटेनियस रीजन को बनाते हैं, जिसे माउंटेनियस लैंडस्केप कहा जाता है। सेम इसी तरह जहां हमें सैंड ड्यून्स, बारखन्स, मशरूम रॉक्स, स्पार्स वेजिटेशन देखने को मिलती है, तो ये सब मिलकर बनाते हैं डेजर्ट लैंडस्केप। हम यहाँ कह सकते हैं कि लैंडफॉर्म पार्ट होते हैं लैंडस्केप का। लैंडफॉर्म स्मॉल ट्रैक्ट, जबकि लैंडस्केप लार्ज ट्रैक्ट को कहा जाता है। अब दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की वजह से लैंडफॉर्म्स में न्यू मॉडिफिकेशंस मींस चेंजेस देखने को मिलते हैं। पहला फैक्टर है क्लाइमेटिक कंडीशन और दूसरा है मूवमेंट ऑफ लैंड मासेस। अब लैंड मासेस का ये मूवमेंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों हो सकता है। लास्ट चैप्टर में हम अर्थ के सरफेस को चेंज करने वाले डिफरेंट फोर्सेस के बारे में डिटेल से जान चुके हैं। जब कोई भी लैंडफॉर्म क्रिएट होता है तो उसके बनने के बाद भी वो कंटिन्यूअसली इवॉल्व करता है। इवॉल्व या इवोल्यूशन से हमारा मतलब है कि हर एक लैंडफॉर्म जब दूसरे लैंडफॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मेनली 3 स्टेजेस में होता है। इसका मतलब है हर एक लैंडफॉर्म में टाइम के साथ जो भी चेंजेस या डेवलपमेंट होते हैं उसकी अपनी एक हिस्ट्री होती है। बेसिकली डेवलपमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं, यूथ, मैच्योर और ओल्ड स्टेज। हमारा फर्स्ट एजेंट है रनिंग वाटर। रनिंग वाटर किस तरह इरोजनल एजेंट की तरह काम करता है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। रनिंग वाटर, ह्यूमिड रीजन मीन्स ऐसा रीजन जहां हैवी रेनफॉल होता है, वहां रनिंग वाटर एक इम्पॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट की तरह काम करता है जो लैंड के सरफेस को डिग्रेड करता है, जिस वजह से लैंडफॉर्म इवॉल्व करता है। अब रनिंग वाटर के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज ओवरलैंड फ्लो। जब पानी लैंड के सरफेस पर शीट की तरह फ्लो करता है तो इसे कहा जाता है ओवरलैंड फ्लो। वाटर के इस तरह से फ्लो करने से होता है शीट इरोजन। सेकेंड इज लीनियर फ्लो। जब वाटर वैली से स्ट्रीम या रिवर की तरह फ्लो करता है तो इसे कहा जाता है लीनियर फ्लो।
वाटर के इस तरह से फ्लो करने से होता है स्ट्रीम इरोजन। अब रनिंग वाटर से ज्यादातर इरोजनल लैंडफॉर्म्स तब क्रिएट होते हैं जब रिवर अपने यूथफुल स्टेज में होती है। इस स्टेज में रिवर ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, इसीलिए रनिंग वाटर स्टीप स्लोप्स को कट करते हुए अपना रास्ता बनाते हुए बहुत तेजी से फ्लो करता है, क्योंकि इस स्टेज में वाटर की स्पीड काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से यहाँ इरोजनल वर्क ज्यादा होता है। बट जैसे जैसे स्लोप का ग्रेडियंट कम होता जाता है, वैसे वैसे रनिंग वाटर की वेलोसिटी कम हो जाती है। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि इस टाइम तक रनिंग वाटर ऑलरेडी काफी ज्यादा इरोजन कर चुका होता है, जिस वजह से अब वो अपने साथ उन सेडिमेंट्स को भी लेकर फ्लो करता है जिसे उसने इरोड किया था। वाटर में बहुत ज्यादा सेडिमेंट होने की वजह से भी अब वाटर की वेलोसिटी कम होने लगती है, जिससे अब स्ट्रीम जेंटल स्लोप्स आ जाने पर उन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। और धीरे धीरे जब रनिंग वाटर की वेलोसिटी और ज्यादा कम होने लगती है, तब एक्टिव डिपोजिशन होने लगता है। मींस वाटर अपने साथ कैरी करने वाले सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। अब डिपोजिशन भी स्लोप्स के अकॉर्डिंग वरी करता है, क्योंकि अगर स्लोप स्टीप है तो डिपोजिशन कम होगा, अगर स्लोप जेंटल है तो वहां डिपोजिशन ज्यादा होगा। अब जरा इस डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि रनिंग वाटर किस तरह इरोजन और डिपोजिशन करता है। इस रिवर को 3 कोर्सेस में डिवाइड किया जाता है। ये है अपर कोर्स, ये मिडिल और ये है लोअर कोर्स। अपर कोर्स, इस कोर्स में रिवर अपने यूथफुल स्टेज में होती है। ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से रिवर अपने हाईएस्ट पॉइंट से फ्लो करना शुरू करती है। इस कोर्स में माउंटेन्स के स्लोप बहुत ज्यादा स्टीप होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि अपर कोर्स में ग्रेडियंट मींस ढलान काफी ज्यादा होती है। अब क्योंकि ग्रेडियंट काफी ज्यादा हाई है तो ऑब्वियस है रनिंग वाटर की स्पीड भी काफी ज्यादा होगी। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो यहाँ रिवर इरोजन भी ज्यादा करेगी, इसीलिए अपर कोर्स में क्रिएट होते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स। इस कोर्स में रिवर मेनली अपने बेड को और ज्यादा इरोड करती है, जिससे रिवर और ज्यादा गहरी हो जाती है, जिसे हेडवर्ड इरोजन कहा जाता है। अब आते हैं मिडिल कोर्स पर। यहाँ ग्रेडियंट जेंटल यानी कम होता है। अब ग्रेडियंट जेंटल होता है तो रिवर की स्पीड मॉडरेट होगी। जब रिवर की स्पीड मॉडरेट होगी तो यहाँ रिवर इरोजन भी करेगी और डिपोजिशन भी। यहाँ मेनली रिवर लैटरल इरोजन करती है, मींस यहाँ रिवर अपने बैंक्स को इरोड करती है, जिस वजह से रिवर अपनी ब्रेथ यानी चौड़ाई को बढ़ा लेती है। साथ ही यहाँ रिवर उन सेडिमेंट्स को भी डिपॉजिट करती है जिन्हें वो अपर कोर्स में इरोड करती है। बेसिकली अपर कोर्स में रिवर डाउनवर्ड कटिंग करती है, जिससे उसका बेड और ज्यादा गहरा हो जाता है, जो कहलाता है हेडवर्ड इरोजन। बट मिडिल कोर्स में रिवर जब लैटरल इरोजन करती है, तब रिवर वैलीज के साइड्स को धीरे धीरे और ज्यादा कट करना शुरू कर देती है, जिस वजह से ये वैलीज आगे जाकर प्लेन्स में चेंज हो जाती हैं। पर कैसे, तो ये हम आगे जानेंगे। अब आते हैं लोअर कोर्स पर। यहाँ ग्रेडियंट ना के बराबर होता है। अब अगर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा लो है तो रिवर की स्पीड भी बहुत ज्यादा कम होगी, जिस वजह से रिवर यहाँ किसी भी तरह का इरोजनल वर्क नहीं करती है। यहाँ रिवर का काम है सिर्फ डिपोजिशन करना। हमने देखा था कि रनिंग वाटर के 2 कंपोनेंट होते हैं, पहला ओवरलैंड फ्लो और दूसरा लीनियर फ्लो। लीनियर फ्लो के बारे में हम जान चुके हैं। अब बात करते हैं कि ओवरलैंड फ्लो किस तरह इरोजन करता है। जब रेनफॉल होता है तब पानी शीट की तरफ फ्लो करता है और इसी से होने वाले इरोजन को कहा जाता है शीट इरोजन। अब रेनफॉल कहीं भी हो सकता है, माउंटेन्स पर, प्लेन्स पर, कोस्टल एरियाज पर। शीट इरोजन के थ्रू किस तरह के लैंड फॉर्म का क्रिएशन होगा वो पूरी तरह डिपेंड करता है कि किस तरह के लैंड पर इरोजन हो रहा है। अब ओवरलैंड फ्लो में रनिंग वाटर सॉइल की टॉप लेयर को पूरी तरह रिमूव कर देता है। अब हमारे लैंड की सरफेस काफी इरेगुलर होती है, मींस हर जगह प्लेन्स ना होकर उसमें कहीं डिप्रेशन या कहीं कहीं पर लैंड का सरफेस पूरी तरह टूटा फूटा हुआ होता है, जिस वजह से ओवरलैंड फ्लो कभी नैरो पाथ पर या कभी कभी वाइड पाथ पर देखने को मिलता है। बेसिकली जब ये वाटर फ्लो करता है तब ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देता है, जिससे वो अपने साथ बहुत से सेडिमेंट्स या मटेरियल को भी लेकर फ्लो करता है। और इसी से क्रिएशन होता है रिल्स का, यानी छोटी छोटी नालियों का। जब यही रिल्स और ज्यादा इरोजन की वजह से धीरे धीरे वाइड हो जाती हैं, तब डेवलपमेंट होता है वाइड गलीज का। देन आगे चलकर यही गलीज और ज्यादा डीप, वाइड और इनकी लेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे क्रिएशन होता है वैलीज का। अब इसे ही स्टेजेस के फॉर्म में समझते हैं। अर्ली स्टेज में जब हम रील से गलीज और गलीज से वैलीज के इरोजन पर जाते हैं, तब वाटर करता है डाउन कटिंग,
मीन्स अपने बेड को और ज्यादा इरोड करता है। बट मिडिल स्टेज में वाटर करता है लैटरल इरोजन। इस स्टेज में हमें देखने को मिलता है कि अब ये स्ट्रीम अपने बेड को कम और साइड्स को ज्यादा कट करती है, जिससे ये वैलीज और ज्यादा वाइड हो जाती हैं। तो क्या इसके बाद वाटर इरोजन करना बंद कर देगा? तो आंसर है नहीं। अब इरोजन की वजह से वैलीज के साइड रिड्यूस होने लगते हैं और ये तब तक चलता रहता है जब तक ये हिल्स पूरी तरह फ्लैट ना हो जाएं, जिन्हें कहा जाएगा पेनेप्लेन्स। पेनेप्लेन्स बेसिकली वो फ्लैट और लो रिलीफ होता है जो एक लॉन्ग पीरियड के दौरान इरोजन की वजह से फ्लैट हो गया हो। मीन्स वैलीज का लगातार इरोजन होने की वजह से फाइनली जब वो फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे कहा जाता है पेनेप्लेन्स। अब इन पेनेप्लेन्स में हमें कहीं कहीं रेसिस्टेंट रेमिनेंट्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें मोनाड नॉक्स कहा जाता है। बेसिकली जब वैलीज का लैटरल इरोजन होता है तो बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहां लैटरल इरोजन नहीं हो पाता है, तो वहां हमें लैंड का उठा हुआ हिस्सा दिखाई देता है जिसके चारों ओर फ्लैट एरिया होता है। ये हार्ड रॉक से बने स्ट्रक्चर होते हैं जिनके आसपास की सॉफ्ट रॉक्स इरोड हो जाती हैं और इन्हीं हार्ड रॉक्स को मोनाड नॉक्स कहा जाता है। इन शॉर्ट, शीट इरोजन के थ्रू क्रिएशन होता है रिल्स का। रिल्स से गलीज और गलीज से फॉर्म्ड होती हैं वाइड वैलीज। जब स्ट्रीम इन वैलीज को भी स्ट्रीम इरोजन के थ्रू कट कर देती हैं तो फॉर्म्ड होते हैं पेनेप्लेन्स। तो ये था पूरा प्रोसेस ओवरलैंड फ्लो का। अब वैसे तो हम रिवर के स्टेजेस के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, बट हर एक स्टेज की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो डेवलप होती हैं रनिंग वाटर के थ्रू। अब जरा इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट स्टेज है यूथ स्टेज। ये रिवर की वो स्टेज है जहां से रिवर का ओरिजिन होता है। इस स्टेज में जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि ग्रेडियंट काफी हाई होता है, जिस वजह से वाटर का फ्लो भी काफी तेज होता है और तेज फ्लो की वजह से इस स्टेज में बहुत से इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। मीन्स इस स्टेज में रिवर ज्यादा से ज्यादा इरोजन करती है। इस स्टेज में जब रिवर का ओरिजिन होता है तब वो छोटी छोटी स्ट्रीम्स में फ्लो करती है। इन स्ट्रीम्स के बीच में पड़ने वाले एरिया को बोला जाता है वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड रिवर्स या स्ट्रीम्स के बीच में पड़ने वाला वो एरिया होता है जो दो स्ट्रीम्स या रिवर्स को एक दूसरे से अलग करता है। बेसिकली इस स्टेज में स्ट्रीम्स का पुअर इंटीग्रेशन होता है, यानी छोटी छोटी स्ट्रीम्स पूरी तरह से आपस में नहीं जुड़ पाती हैं। बाद में जाकर ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स मिलकर बनाती हैं एक बड़ी रिवर। अब इस स्टेज में रिवर्स फ्लो करती हैं वी शेप्ड वैली से विद नो फ्लड प्लेन्स। मींस इस स्टेज में फ्लड प्लेन्स देखने को नहीं मिलते हैं। फ्लड प्लेन से हमारा मतलब है जब रेनी सीजन में रिवर अपने बेड को बढ़ा लेती है, बट रेनफॉल ना होने पर वो दोबारा अपने कोर्स में फ्लो करना शुरू कर देती है जिसमें वो पहले फ्लो किया करती थी। तो रेनफॉल आने पर जो एरिया रिवर ने बढ़ा लिया था उसे ही कहा जाता है फ्लड प्लेन। यहाँ फ्लड प्लेन ना बनने का रीजन है क्योंकि इस स्टेज में रिवर स्लोप की वजह से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करती है। अब कई बार स्ट्रीम को डिवाइड करने वाला एरिया जिसे वाटर डिवाइड कहा जाता है वहाँ मार्शेस, स्वैम्प और लेक्स बन जाते हैं। एज वेल एज इस स्टेज में रिवर बहुत ज्यादा मेंडर नहीं करती है, जिस वजह से यहाँ मेंडर्स का फॉर्मेशन बहुत कम होता है। मेंडर रिवर के द्वारा बनाए गए इस तरह के स्ट्रक्चर को कहा जाता है। इस स्टेज में वाटरफॉल और रैपिड्स भी बनते हैं। एक्चुअल में रिवर हार्ड रॉक के ऊपर से फ्लो करने पर उन्हें कट नहीं कर पाती है, बट सॉफ्ट रॉक आने पर वो उन्हें कट करना शुरू कर देती है, जिससे फॉर्मेशन होता है वाटरफॉल्स का। अब आते हैं रिवर की मैच्योर स्टेज पर। इस स्टेज में स्ट्रीम्स का इंटीग्रेशन काफी अच्छा होता है, बट अभी भी रिवर वी शेप्ड वैली से फ्लो करती है, जिससे अब ये वैली इरोजन की वजह से और ज्यादा डीप हो जाती है। साथ ही अब रिवर लैटरल इरोजन भी करती है। मींस अब रिवर अपने बैंक्स को कट करना शुरू कर देती है, जिससे वो और ज्यादा चौड़ी हो जाती है। यहाँ हमें वाइड फ्लड प्लेन्स देखने को मिलते हैं। साथ ही इस स्टेज में रिवर मेंडर्स को भी फॉर्म करती है। इस स्टेज में वाटर डिवाइड बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ वाटरफॉल और रैपिड्स डिसअपेयर हो जाते हैं। और ऐसा क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि अब रिवर स्टेप स्लोप से फ्लो नहीं करती है। जेंटल स्लोप्स आ जाने की वजह से अब रिवर इरोजन और डिपोजिशन दोनों करती है। अब आते हैं ओल्ड स्टेज पर। इस स्टेज में स्लोप ना के बराबर होता है। रिवर की ट्रिब्यूटरीज काफी कम हो जाती हैं। रिवर्स मिएंडर्स के साथ साथ फॉर्म करती है नेचुरल लीव्स, ऑक्सबो लेक्स एक्सेट्रा।
रिवर्स के द्वारा बनाए जाने वाले इन फीचर्स को आगे हम डिटेल से जानेंगे। मेनली इस स्टेज में रिवर बहुत से स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है, जिस वजह से यहाँ वाटर डिवाइड्स काफी ज्यादा ब्रॉड हो जाते हैं और ब्रॉड वाटर डिवाइड होने की वजह से यहाँ बनते हैं लेक, स्वैम्प और मार्शेस एरिया। ये वो स्टेज है जब रिवर सी में जाकर मर्ज हो जाती है और इसीलिए यहाँ ज्यादातर लैंडस्केप्स सी लेवल से थोड़ा ही ऊपर होते हैं। तो ये थी हर स्टेज की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ से बनते हैं हमारे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि रनिंग वाटर किस तरह एक जियोमॉर्फिक एजेंट की तरह काम करता है। दूसरा, रनिंग वाटर स्ट्रीम्स में किस तरह इरोजन को परफॉर्म करता है। और इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा रनिंग वाटर का इरोजनल फंक्शन और उसकी डिफरेंट स्टेजेस। अब रनिंग वाटर से कौन कौन से इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक, शेयर and don't forget to subscribe our channel.